ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा और आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कौन-कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो सीबीएसई के द्वारा जो मार्क्स है कौन सा यूनिट्स कितने मार्क्स का आ रहा है, तो यहाँ पर उसने रिलीज किया हुआ है, आप देख सकते हो। 2025-26 का ही है, जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पुराना सिलेबस कुछ नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हर जगह हम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों नहीं अप्लाई कर सकते और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो हम देखेंगे और आज हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है और डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ही हम ये बता सकते हैं कि जो रूट्स होते हैं उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा। क्या वे इमेजिनरी होंगे, क्या वे इक्वल होंगे, क्या वे रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे और ये जो लेक्चर है मतलब कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर में आज हम एनसीईआरटी पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। तो सबसे पहले हम अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं, देखो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर जैसे एनसीईआरटी के अंदर कहीं कहीं उन्होंने दे भी रखा है कि ये इतने साल पुराना इसकी तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको कि आप पूछा नहीं जाता है। हाँ बस हाँ अब वो अपने इंटरेस्ट के लिए उसको पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी, हमने पढ़ा अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये आपके एग्जाम में आ सकता है और ए और बी क्या होंगे आपके, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये क्या होंगे हमारे रियल नंबर्स होंगे। तो क्या इमेजिनरी नंबर भी होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। वो आप 11 क्लास की जब मैथ पढ़ोगे तब वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। तो रियल नंबर्स भी होते हैं। तो ये जो कंडीशन है आपको पता होनी चाहिए, एक नंबर में यही पूछ लेगा। अब देखो हम ना इस ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, कि मल्टी दो नंबर ऐसे लाओ जिनके मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाए और जिनके प्लस माइनस करने से ये नंबर आ जाए। तो इसी मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड या मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। छोटी क्लास में इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये एक्चुअली फैक्टराइजेशन मेथड है। चलो हमको छोटी क्लास में तो नहीं पढ़ना है, अब मेथड का नाम भी नहीं पूछेगा वो। अब आपको कभी कभी क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड से चीज़ों को सॉल्व नहीं किया जाता है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? अगर फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व नहीं कर पाता है सारी इक्वेशन को, तो फिर कैसे करें? उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सब जगह अप्लाई कर दो, चाहे कोई फैक्टराइजेशन मेथड से हो रहा हो, वहाँ भी अप्लाई हो जाता है, सब जगह अप्लाई हो जाता है। आप बोल सकते हो ये एक टाइप का रामबाण इलाज है। तो कैसे वैल्यू निकालते हैं? वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा हो सकता है आपके लिए। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। मैंने आपको इस पर क्वेश्चन कराए हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ लेना जरूरी है। ये जो ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये ही नेचर बताता है। ये क्या करेगा? ये नेचर बताता है। किसका नेचर बताएगा? नेचर ऑफ द रूट्स, कि रूट्स कैसे होंगे। और इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसको कैपिटल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डी है मतलब डिस्क्रिमिनेंट, आप एग्जाम में डिस्क्रिमिनेंट लिखो या कैपिटल डी लिख दो, आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे जब भी नेचर के बारे में पूछा जाए। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब ये जो डी है यहाँ पर जब आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखोगे, कैसे करना है आपको ये मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आपको तीन पॉसिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। वो तीन पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हैं इसके बारे में देखते हैं। जब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखोगे डी की,
तो एक तो पॉसिबल रिजल्ट ये है कि जो डी है, जब आप सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी। जीरो से बड़ी आने का मतलब कि 1 2 3 4 5 पॉजिटिव आएगी, आप ये सोचो। और अगर अगर डी की वैल्यू, मतलब अगर डी की वैल्यू जीरो भी आ सकती है और डी की वैल्यू जीरो से छोटी भी आ सकती है, तो ये तीन पॉसिबल यहाँ से जो सिचुएशन निकलती हैं। अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जो रूट्स होंगे, अभी मैं बताऊंगा कि ये रूट्स क्या है। जो एक्स की दो वैल्यू निकलती हैं उन्हीं को हम रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल। ये डिस्टिंक्ट की जगह अनइक्वल हो, अनइक्वल भी कभी कभी शब्द यूज कर लेते हैं। अनइक्वल, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर अनइक्वल लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट की जगह। नहीं, अनइक्वल की जगह डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है। तो बोर्ड के अंदर कुछ भी आ सकता है, डिस्टिंक्ट एंड रियल, अनइक्वल एंड रियल, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब अब ये कैसे निकालेगा, वो निकाला जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर डी की वैल्यू जीरो के ऊपर आ रही है तो आप क्या बोलोगे? जो रूट्स होंगे, रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। ठीक है, इक्वल एंड रियल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है, रियल दो जगह आ रहा है। एक जगह जब डी इज ग्रेटर देन जीरो, और एक जब डी की वैल्यू जीरो के इक्वल है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर बोर्ड में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो अगर आपको नहीं पता है तो समझ लो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर डी जीरो से छोटा आ जाए तब रूट्स कैसे होंगे? अगर डी छोटे से जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा होने का क्या मतलब? माइनस में आ रहा है डी की वैल्यू। तो डी जब भी माइनस में आएगा तो आप लिखोगे रूट्स विल बी इमेजिनरी। अगर आप कोई सी भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, प्राइवेट बुक कोई सी भी पढ़ो, तो वहां पर इमेजिनरी शब्द नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। नहीं, ये बोर्ड के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो फिर क्या मिलता है? इसकी जगह पे यूज करते हैं नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। आप समझ रहे हो? मतलब रूट्स जो है इमेजिनरी नहीं होंगे, सॉरी, रियल नहीं होंगे, तो फिर कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो वो इमेजिनरी शब्द का यूज नहीं करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर। आप समझ रहे हो? अब हम यहाँ पर एक जो स्पेशल केस है जरा उसके बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और इसको सॉल्व करने के दो तरीके थे, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर जरा कुछ चीज़ों को बताना है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब मैंने तीन चीजें बताई थी। तो एक में मैंने ये बताया था, जो डी है, जब आप सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये जो डी है ना, ये डी लिखा हुआ है, मतलब आप समझो। अभी यहाँ ये डी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाए, डी की वैल्यू जीरो आ जाए, तो अगर जीरो आने का मतलब क्या होगा? रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो किसी भी सिचुएशन में, मतलब कहीं भी हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और इसकी वैल्यू जो है डी की जीरो आ गई। तो डी की जीरो आने का मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाता है। तो जब पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाता है, और ये जानते हो कब होता है? ये जब ही होता है जब रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल हो। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास जो रूट्स निकलते हैं, जो एक्स की वैल्यू निकलती है, वो एक्स की वैल्यू निकलती है माइनस का बी अपॉन 2a। ये 1 नंबर का क्वेश्चन 2025, ये मैं ये नहीं कह रहा कि 2025 में पूछा गया है, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप समझ रहे हो? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डी की वैल्यू, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसके अंदर आप डी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, डी की वैल्यू जब भी जीरो होती है जब रूट्स इक्वल एंड रियल होते हैं। आप समझ रहे हो? तो डी की वैल्यू जीरो, तो ये वाला जो टर्म होता है ये पूरी तरह से हट जाता है। तो हटने के बाद हमारे पास रूट्स, ये एक्स की वैल्यू है ये। तो जब भी आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जब भी आपके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल आ रहे हैं, तो जब आपको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और माइनस करके ये आना चाहिए, उसका यूज ना करके
और या फिर फैक्टराइजेशन में ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसका यूज ना करके आप सीधा इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू रख सकते हो। कैसे करोगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमने बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट देखे। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ये क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सरसाइज 4.3 है और यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन को जरूर रीड करना। बोर्ड के अंदर अगर आपने 2025 के जो मैंने सीरीज चलाई हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर एक चैप्टर वाइज मैंने सॉल्व करके डाला हुआ है, कुछ बचे हुए हैं डाल दूंगा। और 2024 ऐसी 2023 ये सब मैं जो है सॉल्व करके डाल रहा हूँ। अब देखिए फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। जब भी आपको नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड दैट। मतलब ये कह रहा है अगर देखो सबसे पहला हमारे पास जो पहला वाला क्वेश्चन है कैसे करना है जरा ये समझ लो। 2x² ये क्वेश्चन हो सकता है अभी आपको समझ ना आ रहा हो, तो अभी समझ लो आप। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे आप कंपैरिजन करो। a x² bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 आ जाएगी। अब आपको नेचर बताना है। जब भी आपको नेचर बताना होगा तो आपको डी इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस फॉर्मूले का यूज करना है। यही फॉर्मूला आपका नेचर बताता है कि नेचर कैसे होंगे। अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू रखो, बी का मतलब हो गया यहाँ पर -3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू है यहाँ पर 2 और सी की वैल्यू है कितनी है 5। तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 का स्क्वायर, 3 -3 का स्क्वायर, देखो -3 का स्क्वायर जब भी आप करोगे तो -3 का स्क्वायर कैसा आएगा, जब भी माइनस का स्क्वायर करते हो प्लस में आता है तो ये आ जाएगा 9। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा 40। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 31। आपसे देख रहे हो कि जो डी की वैल्यू है वो कैसी आ गई, डी की वैल्यू यहाँ पर माइनस में आ रही। तो आप क्या बोलोगे, डी की वैल्यू माइनस में आ गई। डी की वैल्यू माइनस में आने का मतलब कि डी इज लेस देन जीरो, डी जीरो से छोटा आ रहा है। जब डी जीरो से छोटा आता है तो रूट्स कैसे होंगे। देखो मैंने आपको बताया था जब डी की वैल्यू माइनस में आती है, पीछे बताया था, जब डी इज लेस देन जीरो तो रूट्स कैसे होते हैं, नो रियल रूट्स, रूट्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो फिर कैसे होंगे रूट्स, अगर रूट्स रियल नहीं है तो फिर कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। लेकिन इमेजिनरी शब्द का वर्ड का यूज नहीं किया जा रहा है आपकी बुक के अंदर, इसलिए आप नो रियल रूट्स लिख दोगे। अगर आपने लिख भी दिया है, अगर एमसीक्यू नहीं है, अगर आपने लिख दिया है तो ऐसा नहीं कोई आपको पहाड़ टूट जाएगा या एग्जामर आपके मार्क्स काटने बैठा हुआ है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। आप लिख सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई तो आप लिखोगे देयर इज नो रियल रूट्स, देयर आर लगाओ, देयर आर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जो रियल रूट्स का मतलब ये होता है, देखो अभी आपने नंबर पढ़े होंगे 5 6 7, तो कभी आपने इनके साथ में आई लिखा हुआ देखा है, 5i 6i 7i। तो मतलब ऐसे इस टाइप के रूट्स आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई नंबर आपके पास ये आपने लिखा हुआ होगा 2 प्लस √3, अब आपको ऐसा मिलेगा 2 प्लस √3 के साथ में आई, इस टाइप के मिलेंगे। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं दैट इज द इमेजिनरी, इसके साथ में आई लगा हुआ होता है, आयोटा। तो वो अलग बात है, आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 11th क्लास में जब पहुंचोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, डिटेल से पढ़ाई जाएंगी। तो इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, तो जब रूट्स मतलब जो रूट्स हैं वो रियली नहीं आ रहे तो हम आगे रूट्स को इनको फाइंड ही नहीं कर सकते। उसने बोला इफ रियल रूट्स, अगर कर तो सकते हैं लेकिन हमको करना नहीं, बोला है ही नहीं हमारे सिलेबस में ये। तो रियल रूट्स है ही नहीं, जब रियल रूट्स ही नहीं है तो हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारा बोला गया है कि 3x², ये वाला सेकंड 3x² माइनस 4√3x प्लस ये। अच्छा एक एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ
कि वैसे ही बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे हमारे पास पहला ही वाला पार्ट है, तो देखो अगर क्वेश्चन बच जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हवड़-तवड़ में कि आज लेक्चर खत्म ही करना है। तो हमको समझना है। देखो ये हमारे पास फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर फेल हो जाता है। देखते हैं क्यों फेल होता है, पास होता है। कैसे? 2 नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, ठीक है? 2 नंबर ऐसे, एक तो ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई, और 2 नंबर ऐसे लाओ जिसके प्लस करने से कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो क्या 2 नंबर ऐसे मिल सकते हैं कि जिनके मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए और प्लस करने से 3 आ जाए? नहीं मिल सकते। आप कितने भी कोशिश कर लो, नहीं मिलेंगे। तो इसी यहीं पर आपका फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है। तो फिर क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है? तो ये सबका इलाज है। ये वाली दवाई दे दो इसको, ये सॉल्व करके दे देगा। रूट्स कैसे भी आए, इमेजिनरी आए, रियल आए, अनइक्वल आए, कैसे भी आए, सबको सॉल्व कर देगा ये। तो आप समझ रहे हो? तो ये जो जब हम बोलते थे ना कि 2 नंबर ऐसे लाओ जिनके मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए, प्लस माइनस करने से ये आ जाए, वहाँ वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसे 2 नंबर ही नहीं है जिनके मल्टीप्लाई करने से जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, जिनके मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है और जिनको प्लस माइनस करने से ये आ रहा है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तब उस केस में हम क्या फैक्टराइजेशन मेथड हमारा फेल हो जाता है और हम यूज करते हैं अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं हम। सेकंड वाला पार्ट इसका जो है, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं ले लेता हूँ। तो सेकंड वाला पार्ट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये लिखा हुआ है हमारे पास 3x² और 4√3x प्लस 4 = 0। तो यही था हमारे पास में, ठीक है। अब देखो नेचर बताना, तो सबसे पहला आप इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करो। ax² bx प्लस c = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 4√3। देखो कुछ बच्चे ना माइनस छोड़ देते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ आपको माइनस नहीं छोड़ना चाहिए, आपका गलत हो सकता है। और c की वैल्यू 4, कंपैरिजन पूरी तरह से किया जाता है। अब हमको d निकालना है। नेचर बताता है ये d, ठीक है। जब तक ये नेचर आप देखते हैं इसको, b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4√3 का स्क्वायर लगाओ और -4 × 3 × 4। तो 4 का स्क्वायर करो। देखो आप फिर से मैं बता देता हूँ, माइनस का जब भी स्क्वायर किया जाता है वो हमेशा प्लस आता है। कभी आप -4 लिख दो या -4 का स्क्वायर कर रहे हो तो कितना लिखोगे? -16। यही बच्चे गलती करते हैं, समझ रहे हो? तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको डेवलप करने चाहिए। माइनस का स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ, माइनस का स्क्वायर जब भी करते हो, माइनस का स्क्वायर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये माइनस का स्क्वायर है, -4, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा हुआ है। तो जब आप इसका करोगे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, -4√3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, ठीक है, लिखो या मत लिखो इसको। और 4 का स्क्वायर 16, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा? देखो रूट 3 का स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? रूट 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया ये। और इसका मतलब होता है कि रूट 3 की 2 बार मल्टीप्लाई। और रूट 3 की 2 बार मल्टीप्लाई का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी दो नंबरों को स्क्वायर रूट लगा हुआ और बीच में मल्टीप्लाई और दोनों के दोनों नंबर सेम है। देखो इस पर स्क्वायर रूट, इस पर स्क्वायर रूट, ये दोनों नंबर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों में से कोई सा एक नंबर आ जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाता है। आप समझ रहे हो? तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आ गया? 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा 16, और रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखते हैं, तो कितना आ जाएगा? इसको ये आपको 4 3 जा 12, और 12 3 जा कितने हो जाएंगे? 12 3 जा 48, सॉरी 12 12 3 जा नहीं, वो मतलब 12 4 जा 48। तो कितना आ गया यहाँ पर? ये भी 48 आ गया, -48। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डी 0। तो अब मैंने आपको बताया था, मैं इसको हटा देता हूँ, कि जब भी डी की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उसके जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का क्या मतलब होता है? रियल एंड इक्वल का मतलब ये होता है कि देखो, आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करते थे तो वहाँ पर x की 2 वैल्यू आती थी। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पर आती थी और एक वैल्यू यहाँ पर, चाहे कैसी भी आए, दोनों प्लस माइनस या दोनों माइनस की दोनों प्लस की, कैसी भी आए। अगर दोनों वैल्यू एक जैसी आ जाए, ये भी और ये भी दोनों, तो उस केस में उसके जो दोनों रूट्स एक जैसे आ गए तो हम बोलते थे
उस केस में कि रूट्स कैसे आ गए, दोनों इक्वल आ गए। तो ये वही केस है, जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो डी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो पहले नेचर बता देता हूँ मैं इसका। मैंने आपको बताया था जब भी दोनों के दोनों रूट्स और सॉरी डी की वैल्यू 0 है, तो उस केस में दोनों एक्स की वैल्यू सेम है, तो हम क्या लिखते हैं, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स इक्वल आ गए, तो डी ऐसे लिखेंगे, इसका नेचर बताना, रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसा कंफ्यूज रहते हैं, हमने रियल पहले लिख दिया, इक्वल बाद में लिख दिया, कि हमारे मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कटने वाला, एक भी नहीं कटने वाला। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये लो ऐसे लिख दो, इसको कैसे होंगे रूट्स, रियल एंड इक्वल, ये लो इक्वल ऐसे लिख दो, कोई मार्क्स वार्क्स नहीं कटता है। ऐसा नहीं कि आपने पूरी बुक में यही लिखा हुआ है शुरू में, इक्वल रियल, कुछ भी आ सकता है, रियल इक्वल, इक्वल रियल, ये कुछ भी लिख सकते हो आप। तो हमने नेचर बता दिया, वो कह रहा है कि अगर नेचर है, नेचर का मतलब समझो, नेचर वो कह रहा है कि भाई अगर आपने जो रूट्स हैं वो कैसे आ गए, आपके रियल आ गए, रियल आने का क्या मतलब हो गया, डी की वैल्यू या तो 0 आई या 0 से बढ़िया है। ठीक है, तब आपको उसके जो है रूट्स बताने पड़ेंगे। रूट्स बताने का मतलब आपको डी की और जो एक्स की वैल्यू है वो बतानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ समझो जरा, कि मुझे नहीं पता है मतलब कितने बच्चों को ये समझ में आता है नहीं आता है। तो ये जो 3x² माइनस का 4√3x+4, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें, ठीक है, मैं आपको अभी जरा कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने अभी आपको ये बताया था कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड लगाना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं फैक्टराइजेशन मेथड का तो यहाँ पर नहीं बोला उसने, और बोलता है तब तो आपको भाई फैक्टराइजेशन मेथड को ही अप्लाई करके उसको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन नहीं बोला है। तो फिर क्या करें, करना कुछ नहीं है। हम अभी देखो हमने डी की वैल्यू तो निकाल ली, डी की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई। हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ये जो लिखा हुआ था यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको दोबारा, ये e² माइनस का 4ac/2a, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, ये तो डी है, यही तो डी है। ठीक है, और ये तो डी 0 आ गया, तो सीधा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हटाऊं, तो माइनस का b, ये तो 0 आ गया, प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये पूरा खत्म, तो क्या बचा, 2a। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखना, जब भी आपके रूट्स कैसे आ रहे हैं और इक्वल आ रहे हैं, तो आप रूट्स निकालने का तरीका यही होता है। ये इतनी लंबी चौड़ी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं ड्राइव करके मैंने आपको ये फॉर्मूला दिखाया कि मतलब वो कैसा ड्राइव और कैसा आता है। आप जब भी मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यू रखो, कि ए की, बी की, सी की, और फिर सॉल्व करो, अरे कोई फायदा नहीं है, सीधा यहाँ रखो ना। भाई हमको पता है डी 0 हो गया, तो डी जैसे 0 हुआ तो ये तो बोलो पूरा टर्म खत्म, तो सीधा यहाँ रखो। तो रूट्स निकालने का तरीका हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला इतना जो है, आपको इसका यूज मत करना, आप इतने वाले फॉर्मूले का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का सीधा जब भी रूट्स आपके इक्वल आए तो आप इसका x², ये फॉर्मूला है अपने आप में ये, कभी आप सोच रहे हो कि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसमें आप पहचान नहीं पा रहे हो, ये है नहीं इसके अंदर, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये डी डी 0 हो चुका है, तो ये हट गया है, तो इसकी वजह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जो फॉर्म है वो इस टाइप की होगी, माइनस का b/2a। अब मत करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मत लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है, मैं जैसे बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है। और मत करो एक मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, कि ये मल्टीप्लाई करके ये है, फलाना है, ढिमकाना है, सीधा लगाओ। अब ये सारी चीजें जो बच्चे हार्ड वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्किंग करने से उनको समझ में आ जाता है कि भाई अच्छा ये नहीं करना है आपको। तो बच्चे अगर करते हैं, चीजों को रटते चले जाते हैं, अब क्या काम करें, एग्जाम में भी वही। तो जो समझता नहीं है ना, फिर उसका टाइम लगता है। आप रियल बोर्ड में जब बैठते हो तो वहाँ पर टाइम कम पड़ता है, 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4√3, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 3। तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ऊपर प्लस आ गया, तो ऊपर आ जाएगा 4√3, और नीचे 2 × 3, 2 से कैंसिल कर दो, तो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। आप ये कंजूसी मत करोगे मेरी तरह, क्योंकि मैं मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा 3। तो हमारी जो दोनों वैल्यू आएंगी एक्स की एक वैल्यू ये आएगी, दूसरी वैल्यू भी एक्स की यही आएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को।
तो ये दोनों की दोनों x की वैल्यू सेम आती है, इसलिए हम बोलते हैं जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। और क्योंकि दोनों दोनों की दोनों x की वैल्यू के साथ में i नहीं लग रहा है, इसलिए हम बोलते हैं वो रियल भी है। तो रूट्स कैसे आ गए, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल का मतलब आप समझ रहे हो ना, रियल का मतलब हो गया इनके साथ में कहीं आई नहीं लगा हुआ है, इक्वल का मतलब हो गया दोनों की दोनों एक्स की जो वैल्यू है दोनों सेम होंगी। तो इस वाले फॉर्मूले को आपको यूज करना चाहिए, ये जो मैंने आपको बताया है, जब भी रूट्स आपके कैसे आए, इक्वल आते हैं, इक्वल बताना, इक्वल एंड रियल का पता लगो, रियली लिखा हुआ है फिर आप वहां पर ये वाला लगा दो, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये लगाना ही पड़ेगा। तो ये तरीका था। अब मैं यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भाई मल्टीप्लाई करके ये आए, फलाना करके ये आए, क्या उससे हो सकता है? देखो कर लो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखो इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला कि हो सकता है टाइम लग जाए। मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि समझने की कोशिश किया करो कि जैसे दो नंबर है, दो नंबर का मतलब दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, ठीक है? और प्लस करके कितना आ जाए, 4 रूट, प्लस करके दो नंबरों को कितना आ जाए, 4 रूट 3। तो ऐसे कोई से दो नंबर हैं, इसका जवाब लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके ये जो 12 है, 12 के फैक्टर कर लो, तो 12 के फैक्टर करोगे ये आ जाएगा। तो एक काम करो, हमको दो नंबर चाहिए, तो दो नंबर कैसे निकाल सकते हो? इस ये जो 4 है इसको एक लिखो, और ये जो 3 है इसको एक साइड लिखो, मतलब एक साइड नहीं, मतलब थोड़ा सा अलग करके लिख दो, कॉमा लगा कर। 4 और ये जो 3 है इसको रूट ऐसे लिख लो, रूट 3 और रूट 3। आप समझ रहे हो? तो अब ये जो रूट 3 आया, तो हम एक काम करते हैं, ये जो 4 था इसको 2 मल्टीप्लाई 2 ही लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये एक 2 इस रूट 3 के साथ लगा दो, और एक दूसरा जो 2 है वो दूसरे रूट 2 के साथ में लगा दो। तो दो नंबर आपके पास मिल जाएंगे, कौन सा? एक नंबर होगा 2 रूट 3 और दूसरा नंबर होगा 2 रूट 3, दोनों के दोनों एक जैसे मिलेंगे। सवाल उठता है, क्या हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकते हो। जब भी डी की वैल्यू आपकी जो डी है, मतलब जो रूट्स हैं, इक्वल आ रहे हो या रियल आ रहे हो, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इससे सॉल्व कर सकते हो, इसकी दूसरी फॉर्म जो लिखी हुई है इससे। तो दूसरी फॉर्म से करना है क्योंकि यहाँ पर रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो ये चीजें मतलब एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एनसीईआरटी का रख कर कोई यहाँ पर झंडे गाड़ने हैं। मेरा काम है आपको समझाना कि बच्चों के दिमाग में जब एग्जाम में बैठते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते। वो एग्जाम पे चलती है, उससे पहले चल जाए तो और अच्छी बात है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार जरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। हमारा जो थर्ड पार्ट रह चुका था इसका, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3। तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन है वो 2x² और माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले नेचर बताते हैं इसका। तो नेचर के लिए हमको इसको कंपैरिजन करनी पड़ेगी आपको। तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6, और सी की वैल्यू निकालो, 3 आ गई। अब आप डी का जो डिस्क्रिमिनेंट, ये डी फोर डिस्क्रिमिनेंट है, मैंने पीछे लिख दिया था, कभी आप सोच रहे हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक बार लिख देता हूँ, फिर बार बार नहीं लिखूंगा। तो ये जो हम निकाल रहे हैं एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट, और इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। अब आप p की वैल्यू रखो यहाँ पर, p की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, इसका स्क्वायर करो, और a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो, -6 का, तो एक तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 36, और यहाँ पर कर लो, कितना आ गया, माइनस का देखो ये कितना आ जाएगा, ये ये आ गया, ये कितना था ये, हाँ 3 लिखा हुआ है, ये 3, मुझे लगा ये शायद 5 है, 3 लिखा हुआ है। तो कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो कितना आ गया, यहाँ पर ये आ जाएगा 12। तो डी कैसा आ गया, डी जीरो नहीं आया, ना ही माइनस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है। तो जब डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो रूट कैसे होंगे, रूट्स होंगे आपके अनइक्वल एंड रियल, या तो ये लिखो, या डिस्टिंक्ट एंड रियल ये लिखो, या रियल। देखो बहुत सारी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि बैठे वहां पर उनको बड़ा वो रहता है। तो आप लिखोगे रूट्स, रूट्स
विल बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट की जगह आप अनइक्वल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अनइक्वल एंड रियल। हमने नेचर बता दिया। अब उसमें कहा था कि आप इनको सॉल्व भी करना है, आप बताने भी पड़ेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर जरा ये लिख लेता हूँ, टू एक्स नहीं, टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3। यार फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि भाई कुछ निकलता है क्या। तो दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, दो नंबर ऐसे लाइए जिसकी मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, और दो नंबर ऐसे लाओ सेम नंबर होने चाहिए जिनके प्लस करने से 6 आ जाए। ऐसा कोई नंबर है क्या? ऐसा नंबर इस ये जो मल्टीप्लाई करके आया इसमें लिखा हुआ है, इसके फैक्टर कर लो, 2 × 3 और 1 भी लगा सकते हो, और कुछ पड़ रहा है तो ऐसा कुछ बैठ रहा है क्या? आप कितने भी कॉम्बिनेशन कर लो, जैसा मैंने दो नंबरों का, एक तो 2 और एक 3 का कर लिया, ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा, लेकिन दोनों को प्लस करने से क्या 6 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? या फिर आप कैसे भी कर लो, 3 2 ले लो, कैसे भी कर लो आप, या 6, ये एक 6 और 1 ले लो, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, लेकिन 6 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर है ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड इसकी सिट्टी बिट्टी गोल हो गई है, तो मतलब ये फेल हो गया यहाँ पर। तो फिर क्या करें? रामबाण इलाज लगाओ। रामबाण इलाज क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम करेंगे। तो रूट्स, मतलब ये फेल हो जाता है कहीं, ये फैक्टराइजेशन मेथड, इसलिए जो है आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए, दोनों आने चाहिए भाई, कहीं भी कुछ भी करना पड़ सकता है। तो अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं एक्स निकालने के लिए। तो प्लस माइनस और 4ac अपॉन 2a। अब बच्चे क्या काम करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे। अरे सुनो ना, यहाँ पर काम डबल डबल क्यों कर रहे हो आप? यही तो होता है। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये d तो है, नीचे 2a है, और d तो आपने निकाला है, d तो आपने निकाला है, d कितना है ये रहा। क्यों कर रहे हो डबल काम? और 2a, अब रखते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस, और अंदर 12 वैसे ही लिखा रहने दो अभी। फिर उसके बाद में a की वैल्यू रखते हैं हम, a की वैल्यू कितनी है? 2। अब देखो जो स्क्वायर रूट के अंदर ये 12 लिखा हुआ है, इसको बाहर निकालता हूँ जरा कुछ। तो आप लिखोगे 12 और 2 × 3, तो ये 2√3 आ जाएगा। तो एक तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस ऐसे चलने देना, तो इसको 12 को हम लिख सकते हैं 2√3, और नीचे 2 × 2। अब मैं यहाँ से 2 निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों नंबरों को एक साथ कैंसिल भी कर सकते हो। कैसे? ज़रा यहाँ देखो। मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ, बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। इस 2 से इन दोनों को एक साथ कैंसिल कर सकते हो। तो ये इस 2 से ये 1 टाइम, और ये कितने गया? 3 टाइम्स। एक साथ कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो समझो ज़रा। ऊपर में से मैंने 2 बाहर निकाल लिया, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 3 प्लस माइनस यहाँ पर √3 और अपॉन में 2 × 2, ठीक है। इस 2 से ये 2 ऐसे हट रहा है, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास? 3 प्लस माइनस और √3 और नीचे 2। तो हमारे पास प्लस माइनस, अब दोनों रूट्स बताने हमको, क्योंकि दोनों रूट्स बताने, तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, एक बार जैसे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो ये आ गई है 3 प्लस माइनस और रूट अपॉन ये। तो आप केस नंबर 1, केस नंबर 2 करके कर सकते हो। केस नंबर 1 का मतलब ये होता है, एक बार x की वैल्यू 3 प्लस √3 ये आ जाएगी, और एक बार, क्योंकि ये जो प्लस माइनस है ना, यहाँ पर मैंने एक बार माइनस को हटा दिया और इसको माइनस को दूसरे केस में ले लिया, तो दोनों के दोनों रूट्स जो हैं, आप देख रहे हो दोनों के दोनों रूट्स अलग आ गए। ये x की वैल्यू अलग है, ये x की वैल्यू अलग है, इसलिए हम बोला डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल, और क्योंकि आई नहीं लगा हुआ है इनके साथ में कहीं भी, तो हम बोलेंगे कि दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, दोनों के दोनों रूट्स जो है हमारे, ये रियल है। तो रूट्स आप समझ रहे हो ना कि कैसे वो रियल नेचर कैसे लिखे जाते हैं, तो वो नेचर कोई अलग से नहीं आते, यहाँ से इनको निकाल कर लिखा जाता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको पढ़ लेते हैं। तो उसने यहाँ पर बोला है कि क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर
हाँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू। देखो कीवर्ड क्या है, तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल आपको दे रखे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स आपको दे रखे हैं। रियल शब्द का यूज नहीं करा, बस इक्वल लगा दिया, तो अगर इक्वल है तो रियल भी है। आप समझ रहे हो, देखो अगर रूट्स इक्वल आ गए तो वो डेफिनेटली रियल होंगे, रियल जरूर होंगे। अगर केवल रियल लिखे हुए हैं, ये मैं यहाँ पर बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको, अगर रियल शब्द लिखा हुआ है केवल, तो इसका मतलब वो अनइक्वल भी हो सकते हैं जिसको हम डिस्टिंक्ट बोलते हैं, या फिर वो इक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर रियल शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सॉरी रियल, अगर रियल शब्द लिखा हुआ है, रियल वर्ड कहीं लिखा हुआ है, एग्जाम में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, उसने 5 नंबर का फ्रेम करा था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पी, पी की फॉर्म में था वो, तो उसका मतलब यही था। हालांकि मैंने उसको बोर्ड में सॉल्व करा कर डाला हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हो, 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे उसने फ्रेम किया था। एनसीईआरटी में नहीं है वो, कोई कभी आप सोच रहे हो एनसीईआरटी में रखा हुआ है कोई क्वेश्चन, वो तो उसने रख दिया था वहां पर, एनसीईआरटी में नहीं रखा है। तो हमारे पास दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, तो कैसे करते हैं, कैसे के की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, पहला वाला पार्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, पहले वाले पार्ट की जो इक्वेशन है उसको लिख लेता हूँ, 2x² के प्लस एक्स प्लस 3 = 0। तो सबसे पहले आप इसकी यहाँ पर जो है कंपैरिजन करो, तो ax² बी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन करो, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ गई k, और c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। तो आप, उसने बोला है कि जो d है, d की वैल्यू लेकर चलो आप यहाँ पर, d वो b² माइनस का 4ac। अब ये फॉर्मूला दो बार लगता है, या तो आपको रूट्स नेचर निकालना हो कि नेचर क्या होंगे, जैसे रियल एंड इक्वल, अनइक्वल एंड रियल, इस टाइप से, या फिर नो रियल रूट्स, तब हम नेचर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमको ये दे रखा है ऑलरेडी, बताना नहीं है, दे रखा है कि जो नेचर है वो कैसे हैं, रियल, रियल और इक्वल है, तब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर ये बोला जाए कि रियल एंड इक्वल है या फिर केवल इक्वल है, तो जब डी की वैल्यू को जीरो लेकर चलते हैं, आप समझ रहे हो, तो यहाँ पर डी की वैल्यू जीरो रखेंगे। और जब ये समझ में आ रहा है आपको, इसकी वजह से ये जो है ना, उसने बोला रूट्स इक्वल है, इक्वल रूट्स है, तो इसी की वजह से हमने डी की वैल्यू जीरो रखी है। ठीक है, अब बी का वैल्यू रखते हैं हम, तो बी की वैल्यू यहाँ पर k² है, और ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू है 3। तो k² का मतलब k² हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, और 12 × 24, तो यहाँ पर -24 को उधर ले जाओ, तो कितना आ गया। वैसे फैक्ट इसको एक काम करो, ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको हम इधर ले जाते हैं, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये देख रहे हो, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमको, तो ऐसी फॉर्म में लिखे रहने देते हैं इसको। तो अब मैं इधर से इसको के से स्क्वायर, देखो समझो जरा कुछ, मतलब बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता ये वाला, k² इक्वल टू, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 × 2 × 3। ठीक है, अपने आपने क्या किया, के से स्क्वायर हटा दिया, और के से स्क्वायर हटाने के बाद इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दिया, आप समझ रहे हो। और जैसे ही आपने यहाँ पर के पर स्क्वायर हटाया और इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट करा, स्क्वायर रूट ऑपरेट का मतलब यहाँ पर के पर स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटाओ, इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दो, और इमीडिएटली उसके सामने प्लस माइनस ऑपरेट हो जाते हैं। ये बात मत भूलना, वरना तो आपका जो है वो आधा नंबर कट कर लेगा। अगर 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया तो वो आपका आधा नंबर जरूर कट करेगा, क्योंकि आपने के की केवल एक ही वैल्यू निकलेगी, और वही गलत है। मतलब गलत नहीं, आपका अनकम्प्लीट आंसर है। तो ये अंदर लिखो 4 × 2 × 3, तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, एक तो ये 2 बाहर इसका 2 आ जाएगा बाहर, तो आ जाएगा +-2√6। तो के की एक वैल्यू कौन सी आ जाएगी, के की एक वैल्यू आ जाएगी 2√6, और के की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2√6। ये दो के की वैल्यू है, आप समझ रहे हो। तो ये जो चीजें हैं आपको अच्छे से मतलब समझनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चन। अब हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं, तो सेकंड वाले पार्ट में हमको क्या दे रखा है। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, तो इसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप ध्यान से नहीं देख पा रहे हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा k² माइनस का 2 k x प्लस का 6। ठीक है, अब ये हमारे पास आ चुका है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन कर देना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू आ जाएगी k,
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2k, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और इस फॉर्मूले के अंदर रखो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी की वैल्यू 0 लिखो, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2k स्क्वायर, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू है यहाँ पर k, सी की वैल्यू है 6। तो हमारे पास ये आ गया, अब इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4k स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 24k। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, यहाँ से आप 4k बाहर निकालो तो कितना रह जाएगा, k-6। कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, k को जीरो में ले जाएंगे यहाँ पर, तो 4k इधर जीरो में चला गया, और तो उनके हिसाब से k-6, और k-6 का मतलब उनकी वैल्यू एक, हमारे पास k की जो वैल्यू है वो 6 आ गई। देखो, समझो जरा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर k की दो वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, और बताना पड़ेगा आपको। अभी इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कुछ है जो समझने वाली चीज़ है। देखो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, ये पूरा का पूरा फैक्टराइज फॉर्म है ये। तो एक बार हम केस नंबर 1 करेंगे। केस नंबर 1 में क्या करेंगे कि जो 4k है, इसको 0 को इक्वल करेंगे, और यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे 0। अब समझना जरा, ये वैल्यू क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है। और दूसरा केस करेंगे हम, केस नंबर सेकंड। अरे, ये कोर्ट वाला केस नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि आपने किसी को केस कर दिया। तो दूसरा वाला केस करेंगे, k-6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। क्या दोनों वैल्यू, जो k की यहाँ पर दो वैल्यू आई, एक k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6, क्या ये दोनों वैल्यू वैलिड है k के लिए, इस इक्वेशन के लिए? वैलिड होने का मतलब क्या है, जरा समझो। यहाँ पर बहुत ही लॉजिकल चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं आपको बता रहा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू यहाँ जीरो नहीं हो सकती। ए की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये पूरा का टर्म खत्म ही हो जाएगा। तो फिर हमारे पास बी एक्स प्लस सी, ये किसी भी एंगल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची। कुछ बच्चे मतलब जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, तो उनका दिमाग कुछ ज़्यादा चलेगा, तो वो क्या काम करेंगे, वो बोलेंगे अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकती, ऐसे भी तो हो सकती है ये, कि इसको आप ऐसे लिख दो, सॉरी, इसके साथ जीरो लगा दो, जीरो लगा कर एक्स स्क्वायर लिख दो, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? नहीं। समझ रहे हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कभी आप यहाँ जीरो लगा के एक्स स्क्वायर लगा दो फिर बोल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मतलब एक्स, जो एक्स स्क्वायर होगा उसका कॉफिशेंट की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। यही मेन चीज है यहाँ। तो मेन चीज क्या है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, ये बनी थी ये। तो मैं इसको जरा लिख लेता हूँ। तो लिख कर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, माइनस का, अगर आपने के की ये वैल्यू, जो फर्स्ट वाला केस था, के की वैल्यू जीरो रखी, तो देखो क्या बनेगा, के की वैल्यू आपने जैसे यहाँ पर जीरो रखी, खत्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची नहीं। किसी भी एंगल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची ही नहीं। तो इसका मतलब क्या आ गया, 6 = 0, कोई मतलब नहीं है। 6 = 0 क्या मतलब, नॉनसेंस बना रहा है ये। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है के की, जो है के की जो वैल्यू जीरो आई, दिस वैल्यू नॉट पॉसिबल फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए हम क्या काम करेंगे, ये के लिए ये जो इक्वेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, 4, मतलब आंसर हमारा जो है के का यही है, ये वाला आंसर है ये। तो ये इक्वेशन के इक्वल टू 6 के लिए तो एग्जिस्ट करती है, वैलिड है, लेकिन के इक्वल टू 0 के लिए ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, वैलिड नहीं है। तो हम यहाँ पर केस नंबर सेकंड को जो है इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे, 4 के इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। डज, वैसे सही शब्द यहाँ पर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहिए, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, मतलब अस्तित्व का मतलब
के की वैल्यू 0 हो ही सकती है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। के की वैल्यू 0 रखने से, सॉरी ये मैंने हटा दिया, इसको लिख लेना आप, एग्जिस्ट लिखा हुआ था। हाँ, इसको हटा ही देता हूँ, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। तो ये इसलिए हम के की यहाँ पर एक ही वैल्यू है, लिखा उसने के की वैल्यू 2, लेकिन यहाँ पर निकल एक ही रही है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बड़ा मतलब, अगर आप चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ को खोल कर पढ़ते हो ना, तो मतलब पढ़ने में भी अच्छा लगता है, चीज़ों को समझना भी थोड़ा आसान होता है। क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक सेकेंड। हाँ, उसने बोला है, इज इट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप? अरे बाद में देखेंगे ना, पहले ये डिजाइन वाला तो बनेगा नहीं बनेगा, बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या बोला। हुज लेंथ इज, देखो ये कह रहा है कि हमारे पास में एक, यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अब ये बाद में अगर देखेंगे कि भाई एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, ये जो इज इट पॉसिबल, उसने बोला है हुज लेंथ इज, हुज लेंथ इज ट्वाइस दिस ब्रेथ। तो इसकी अगर ब्रेथ को हम एक्स ये लेट कर लें, लेट इतने मीटर, मीटर में दे रखा है ना, मीटर है, मीटर हम कर लें, लेट यहाँ पर करो यार, इसको ब्रेथ को, इसकी जो ब्रेथ है, हम ये लेट कर लेते हैं, लेट एक्स मीटर। तो ये हमारी जो है एक्स मीटर होगी, सॉरी मैं ये ब्रेथ, ये थोड़ी होती है, तो ये हमारे एक्स मीटर होगी। तो लेंथ, ये लेंथ है, तो लेंथ कितनी है? मैं यहाँ पर ये पवाड़ लिखा जा रहा है बिल्कुल इंग्लिश का, तो लेंथ, तो लेंथ कितनी है? लेंथ है 2x। तो ये लेंथ कितनी होगी? ये होगी 2x। अब एरिया उसने दिया है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ, मैं सीधा लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीधा लिख देता हूँ, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 800, 400 नहीं है, 800 है। तो यहाँ पर है 800, और एल की वैल्यू कितनी है? 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? x। 2 से इसको हटा दो, तो कितना आ गया? ये आ जाएगा हमारे पास 400 और एक्स स्क्वायर। अब ये जो है, आप यहाँ से इसको मतलब ठीक से लिख लो। तो x ये निकालोगे तो प्लस माइनस ऑपरेट हो जाएगा, और यहाँ पर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 2 0। यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आ गई यहाँ पर माइनस का 20, और दूसरी x की वैल्यू आ गई यहाँ पर प्लस का 20। तो इसको तो इग्नोर कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो ब्रेथ है वो कैसी नहीं हो सकती है, माइनस की तो कभी नहीं हो सकती है। तो नॉट पॉसिबल ऐसे लिख दो, जो ब्रेथ है नॉट पॉसिबल, ब्रेथ, सीधा नेग्लेक्ट करो इसको, ठीक है, नेग्लेक्टिंग। तो हमारे पास x की वैल्यू ही आ गई। तो अब देखो x की वैल्यू यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि भाई ये हमारा जो है, इसकी लेंथ एग्जिस्ट करती नहीं? पहले तो ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ये तो आ गया हमारा इसका ब्रेथ, लेंथ कितना जाएगा? लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 2x, x मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 40 मीटर। तो इसकी ब्रेथ आ गई 20 मीटर और लेंथ आ गई। अब ये देखते हैं कि ये एग्जिस्ट करता नहीं करता है। तो इसके लिए ना आपको डी निकालना पड़ेगा। डी अगर आपका 0 से बड़ा आ गया तो एग्जिस्ट करता है। डी निकालने के लिए आपको चाहिए इसको, जो एक सेकेंड, वैसे यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, मैं आपको ये करने की जरूरत है नहीं आपको, ये यहीं पता लग गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है माइनस में नहीं आई है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये जैसे ये था, कैसे इसको मतलब पता करते हैं। जैसे हमारे पास ये था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, 400 को इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, तो सी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 400। तो जब आप डी निकालोगे, जैसे आप डी निकालोगे, डी का वैल्यू फॉर्मूला होता है ये, तो डी, बी की वैल्यू 0, तो मतलब ये तो पूरा खत्म, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी? 1। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? माइनस का 400। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16, 4 मल्टीप्लाई, तो 1600। तो डी कैसा आ गया आपका? 1600 आ गया ये।
तो मतलब डी जो है 1600 के इक्वल आ गया, तो मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल। यस लिख दो। यस इट इज पॉसिबल। तो ये मतलब ऐसे इसने थोड़े से क्वेश्चन डाल रखे हैं ऐसे घुमाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत ही। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, बाद में देखेंगे। जैसे आप बच्चों को लग रहा हो कि कैसे पता करें, अरे ये बाद में पता लगता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जब पता लगता है। इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स। तो दो फ्रेंड दे रखे हैं, उनकी एज के बारे में दे रखा है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड। लेट प्रेजेंट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड। तो जो ये क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेंड है एक्स ईयर्स। तो हमने प्रेजेंट एज लेट कर ली यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रेंड था, और सेकंड फ्रेंड की भी प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ द सेकंड फ्रेंड, दूसरा जो मित्र था उसका, उसकी हम प्रेजेंट एज को क्या लेट कर लेते हैं। देखो अब समझो, दोनों की सम मान लो, एक ये फ्रेंड फर्स्ट है F1 प्लस F2 इक्वल टू 20, दोनों की प्रेजेंट एज। अगर ये आपके पास फ्रेंड फर्स्ट की एज x है, तो फ्रेंड टू की एज कितनी आ जाएगी। मैं यहाँ पर ये दिखाना नहीं है आपको, बस समझा रहा हूँ कि कैसा आएगा। तो F2 की वैल्यू निकालने के लिए हो, तो आप समझ रहे हैं टोटल में मैंने फर्स्ट फ्रेंड की एज को माइनस कर दिया है। तो हम क्या यही करेंगे हम यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, दूसरे फ्रेंड की एज आ जाएगी यहाँ पर 20 माइनस एक्स। और ये जरूर लिखना, ठीक है। मैडम जो है वो इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देती है, जो भी आपकी मैडम या सर कॉपी चेक करेगा एग्जाम में बोर्ड की। अब 4 ईयर्स अगो, तो हम 4 साल पहले चलते हैं, तो 4 लिखते हैं, 4 ईयर्स अगो। तो फर्स्ट फ्रेंड की जो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी, एज ऑफ फर्स्ट फर्स्ट फ्रेंड। तो 4 साल पहले, तो इसकी एज में से 4 कम कर दो, ईयर्स होता है मतलब अगो की बात होती है, तो हम माइनस करते हैं। और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकंड सेकंड फ्रेंड, तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, इसमें से भी 4 कम कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 माइनस का एक्स। तो हम ना 4 साल पीछे चले गए हम। तो 4 साल पीछे जाने के बाद हमने दोनों की एज निकाली, दोनों की एज में से चार चार कम कर दिया। और जब चार चार कम कर दिया, अब क्या कह रहा है कि 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, मतलब जो 4 साल पहले की एज आई ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। और प्रोडक्ट करके किसके इक्वल कर दो, 48 के, यहाँ पर लिखा है 48। तो आपको करना है एक्स माइनस का 4 मल्टीप्लाई और एक्स 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस का एक्स इक्वल टू 48। अब मल्टीप्लाई करो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सभी नंबरों की, तो कितना आ जाएगा, इस x की यहाँ पर 16 में करोगे तो आ जाएगा 16x, इस x की माइनस एक्स में करोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस -4 की और इस +16 में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 64 माइनस का 64, और -4x की माइनस एक्स में करोगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस का 48। अब ये जो है पूरा सिस्टम है, आप अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। आप प्लस माइनस जैसा भी आप चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो लाइक लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, जो भी कुछ आ रहा होगा। तो एक माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ, और इन दोनों को, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 20x और माइनस का 64। एक काम करता हूँ, माइनस का जो 64 है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, 48 इधर हो जाएगा, ये 64। तो हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, नहीं ये माइनस का 2x आएगा यहाँ पर। तो नहीं, माइनस का ही यही आएगा क्योंकि एक ही है, एक्स स्क्वायर एक ही लिखा हुआ है, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20x, और यहाँ पर इनको प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा इतना। अब एक काम करता हूँ, इस पूरे सिस्टम को जैसी आपकी इच्छा है लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, यहाँ पर जीरो रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और ये प्लस का 112। तो हम इसको जीरो के इधर कर देते हैं। अब जो है यहाँ पर डी निकाल लेते हैं, तो कंपैरिजन करो इसकी। क्योंकि ये बताएगा क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो जब तक डी नहीं निकालोगे तब तक नहीं पता लगेगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई, और बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 20 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112। तो जैसे ही आप डी निकालोगे तो डी का फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पर बी का मतलब हो गया -20 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है 112। तो इसका आ जाएगा 400 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस कितना आ जाएगा 844। तो यहाँ पर डी की वैल्यू जानते हो कितनी आ गई, डी इक्वल टू माइनस का 48। होगी ना गड़बड़, डी बस माइनस का नहीं आना चाहिए था, अगर माइनस का आ गया तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर डी पॉजिटिव आता है तो डी इज लेस देन जीरो, तो मतलब डी यहाँ जो है कैसा आ गया, डी जीरो से छोटा आ गया। जीरो से छोटा का मतलब निगेटिव आ गया, निगेटिव आने का मतलब रूल जो रूट्स हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, वो रियल ही नहीं होंगे। तो आप लिखोगे दिस सिचुएशन नॉट पॉसिबल, दिस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट आंसर। तो आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। आप कर लो, कितनी कोशिश कर लो, दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 112 आ जाए और प्लस करके 20 आ ही नहीं सकता है। आप समझो फैक्टराइजेशन में ऐसा, हाँ श्रीधराचार्य इसको, वो श्रीधराचार्य बोलते हैं उसको हिंदी में, हिंदी का शब्द याद आ गया आज। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो तो वो निकाल कर दे देगा, भले सी माइनस में आ जाए। उसके जो रूट्स हैं वो माइनस में आएंगे, तो आपको माइनस में रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शायद लास्ट क्वेश्चन है, फिर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 5 नंबर का जो बोर्ड में 2025 में उसको तोड़ मोड़ को पूछा गया था, एग्जाम्पल की फॉर्म में है, इसलिए हम मतलब लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इज इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसकी पेरीमीटर हमको दे रखा है, पेरी मीटर दे रखी है उसका 80 मीटर। तो रेक्टेंगुलर पार्क जरा बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर पार्क कैसा बना। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है, तो ये जो है लेंथ और ब्रेथ होती है इसकी, ठीक है, ये इसका ब्रेथ हो गया, ये इसका लेंथ हो गया। अब उसने बोला है कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एल प्लस बी। तो पेरीमीटर उसमें दे रखा है कितना 80, यहाँ 80 लिखो, इक्वल टू 2l+b, 2 से कैंसिल करो इसको तो कितना आ जाएगा 40 इक्वल टू l+b। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू आप निकाल लो, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई, l की भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से ये। तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब इसका एरिया, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया लेते हैं, तो एरिया एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया की वैल्यू दे रखी है उसने 400 यहाँ पर। अब देखो एल एल की वैल्यू जो है कुछ मत रखो यहाँ पर, एल को एल ही रहने दो। बी की वैल्यू जो ये है 40 माइनस एल, इसको रख लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। तो 40 इक्वल टू एल की 40 में मल्टीप्लाई करोगे तो 40l, और एल की एल में करोगे तो एल स्क्वायर। अब एक काम करता हूँ, मैं पूरे सिस्टम को उठाकर इधर 400 की ओर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा इधर एल स्क्वायर, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और ये और प्लस का 40 इक्वल टू 0।
अब इज इट पॉसिबल? तो देखो, पॉसिबल का मतलब ये कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको ये सारी सिचुएशन इतना था, हाँ बना सकते हो, और अगर पॉसिबल है तो फिर निकालो। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। कंपैरिजन करो, डी देखते हैं क्या जवाब देता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? एल। पी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस, सॉरी एल नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि एल में दे रखा ही है। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली मुझको जो इक्वेशन बनानी चाहिए थी, ये इसमें बनानी चाहिए थी, ए एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्योंकि एल में दे रखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मुझको एल में बनानी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 40। और सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 400। अब मैं यहाँ पर डी निकालता हूँ। तो डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी का मतलब हो गया माइनस का 40 का स्क्वायर, और ए का मतलब हो गया 1, और सी का मतलब कितना हो गया यहाँ पर? 400। तो इसका स्क्वायर करोगे 1600 आ जाएगा, और इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो यह कितना आ गया? तो डी यहाँ से कितना आ जाएगा? डी की वैल्यू आ जाएगी 0। तो डी की वैल्यू 0 आ गई, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? डी की वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है। ठीक है, सिचुएशन पॉसिबल है ये। कभी आप सोच रहे हो कि सिचुएशन, क्योंकि डी की वैल्यू जो है माइनस में नहीं आनी चाहिए। यस, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। यस, दिस इज दिस इज पॉसिबल। तो पॉसिबल है तो फिर वैल्यू भी बताओ ना, ब्रेथ पूछी है, अरे हमको पता है ना। जब भी रूट्स देखो, डी की वैल्यू 0 आ गई, तो डी की वैल्यू 0 आने का मतलब मैंने आपको बताया था, जब डी की वैल्यू 0 आ जाए तो ये हम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब एक्स की जगह, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में नहीं है, यहाँ पर एल में है, तो हम क्या काम करेंगे? एल निकालेंगे हम। तो आ जाएगा हमारा एल इक्वल टू माइनस का बी अपॉन 2a, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कितना आ गया? माइनस। और बी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, कहाँ गया? हाँ, माइनस का 40, और ए की वैल्यू थी 1। तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 2, कैंसिल कर दो तो 20। तो इसका मतलब जो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? एल की वैल्यू आ गई 20 मीटर। मीटर में दे रखा था कितना? हाँ, तो एल की वैल्यू 20 मीटर आ गई। ये वाली एल जो है हमारा 20 मीटर आ चुका है। तो इस वाली इक्वेशन का यूज कर लो ना, इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? कि बी इक्वल टू 40 - एल। तो बी माइनस और 40 - 20, दैट इज द 20। अब इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है एल भी 20 है, और ब्रेथ भी उसका 20 है, तो मतलब ये तो एक स्क्वायर है। स्क्वायर ही तो है, हो गया। स्क्वायर की तो सभी साइड बराबर होती है, लेकिन हम कुछ बताना नहीं है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब देखो, हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, एग्जाम्पल है, मैं जरा दिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, छोटा ही है। और ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसका डायग्राम भी पूछा गया था, 5 नंबर का पिछले साल ये पूछा है। और ये वाला क्वेश्चन नहीं था एग्जैक्टली, और शायद हाँ यही नहीं था, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, उसने थोड़ा सा चेंजेस किए थे, मैं जहाँ तक जानता हूँ। लेकिन बिल्कुल फॉर्मेट, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली डिक्टो तो बिल्कुल नहीं था, थोड़ी सी सेट डिजिट उसने चेंज करी थी। ये पिछले साल 5 नंबर का क्वेश्चन आया, इसका डायग्राम भी दे रखा था। ठीक है, डायग्राम भी दे रखा था, तो मैं जब नेक्स्ट लेक्चर इंक्लूड करूंगा, ये कुछ ऐसा है डायग्राम। तो ऐसा, ये इसमें 9th का भी कॉन्सेप्ट है, मैंने पिछले साल बोर्ड के पेपर सॉल्व करके डाले हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हो। और मैंने मतलब ये इसको नहीं देख सकते पिछले साल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन वो फॉर्म करके पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जाकर उनको देख सकते हो, और उनके पीपीटी वगैरह या जो भी पीडीएफ होता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैं लेक्चर के जस्ट नीचे ही अपलोड कर देता हूँ जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ। तो इसको, एक तो ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। और क्या बचा? हाँ, एक ही क्वेश्चन बचेंगे। तो मतलब ज़्यादा टाइम का नहीं है, शायद मुश्किल से 5-6 मिनट ये वाला ले लेगा, 5 या 7 मिनट। और दूसरा वाले मतलब लगभग लगभग 15 मिनट के लेक्चर में इसको मैं इंक्लूड कर लूँगा, अलग से डाल दूंगा। हो सकता है आज ही इसको लेक्चर में इंक्लूड करके डाल दूँ। तो ये लेक्चर हम जो है नहीं मतलब यहीं से फिनिश करते हैं, और नए लेक्चर में मिलते हैं। तो सारे पीपीटी वगैरह मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे, आप वहाँ से जाकर जो है इनको डाउनलोड कर सकते हो।